राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों अब बहुत सी चीज़ें चैनल पे आने वाली हैं। थोड़ा सिस्टम में तो लगती ही आपको पता है, थोड़ा अपडेट होने में चीज़ों को। पर मैं बहुत जल्दी आपको ज़्यादा ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी आपको अच्छी क्लासेस, थ्योरी की क्लासेस देने लगूंगा क्वेश्चंस के अलावा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो अभी जो है पेपर 1 की आपको मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें 15 क्वेश्चन कराए थे, तो 15 मैं इसमें करा दूंगा, फिर 20 आपके एक और वीडियो में करा दूंगा। और पहले जो मैंने वीडियो कराई थी वो एक पूरा सेट एक ही वीडियो में था। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जो आपका वो है वीडियो क्वेश्चन, वो ये है, संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू क्या प्रदर्शित करता है। श्रोताओं की प्राथमिकता, वक्ता का व्यक्तित्व, अकेंद्रित दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का निम्न स्तर। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है वक्ता का व्यक्तित्व। यह मैं हूँ पहलू क्या प्रदर्शित करता है, वक्ता का व्यक्तित्व। संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू वक्ता का व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। संप्रेषण के वे पहलू जिसमें कोई वक्ता स्वयं के किसी गुणात्मक या परिणात्मक पहलू को अभिव्यक्त करता है वह वक्ता के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे हैं, उन्हें विलग होना चाहिए। बी, उन्हें कोई पक्ष लेना चाहिए। आपको देखना ऑप्शन दिए होंगे पांचों, आपको बताओ इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है। उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ए है केवल ए बी सी, बी है केवल बी सी डी, सी है केवल डी ई ए और डी है केवल सी डी और ई। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी हो जाएगा केवल सी डी और ई। तो डी आपका एकदम सही उत्तर है। मानवीय सभ्यता के उद्विकास में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः संप्रेषण की एक बेहतर कला मानवों में भाषा के उद्विकास एवं तार्किक अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। संप्रेषकों को संप्रेषण के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए, जिन्हें सुनहरे नियम भी कहा जाता है। संप्रेषण के दौरान सुना जाना अति आवश्यक है, उनको समझा जाना आवश्यक है और उनको यथासंभव उत्साहवर्धन आवश्यक होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो 18 प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्सन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए, कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। कारण है आर, संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के लिए विकल्प प्रदान करती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए विकल्प आपका सही होगा। जो अगला प्रश्न है आपका वो कुछ इस प्रकार है। कक्षागत भाषण के निम्नांकित तत्वों को सही क्रम में रखें। प्रस्तावना, वर्णन, पुनर्निर्वेशन, स्पष्टीकरण और उपसंहार। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी ई ए, बी है आपका बी ए सी ई डी, सी है सी डी ए बी ई और डी है आपका ए बी ई सी डी। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा ए बी ई सी डी। तो डी आपका सही उत्तर है। कक्षागत भाषण एक प्रभावी संप्रेषण है। कक्षा भाषण का एक औपचारिक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्व शामिल किए जाते हैं। इन हिस्सों का सही क्रम प्रस्तावना, वर्णन, उपसंहार, पुनर्निर्वेशन तथा स्पष्टीकरण है। कक्षागत भाषण को संप्रेषित करते हुए चुने हुए विषय का वस्तुनिष्ठ ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त चुने हुए विषय में प्रस्तुतिकरण जितना ज़्यादा सुस्पष्टता से होता है, भाषण उतना ही प्रभावी होता है। जो आपका अगला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। आपकी सुमेलन मैचिंग है, आपकी दो सूची दी हुई है, दोनों का एक विद्वानों के नाम है और उनके संप्रेषण चर जो थे उनके नाम है। तो आपको बताना है कौन से विद्वानों ने कौन सा दिया हुआ। आदिशंकर, भरतमुनि, पाणिनि और रामानुज। तो आपका ए जो है वो सही उत्तर है। तो आदिशंकर ने आपका दिया था अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, भरतमुनि रस की अवधारणा,
पाणिनि व्याकरण का महत्व और रामानुज देसी भाषा का प्रयोग। अगला जो प्रश्न है वो आपका कुछ इस प्रकार है, निम्नांकित में से 3105 की निकटतम और 21 द्वारा पूर्णत विभाज्य संख्या कौन सी है? 3101, 3108, 3107, 3107। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा 3108। 3105 को 21 से 178 बार भाग देने पे 3108 आता है, अतः 3105 की निकटतम संख्या 3108 है। यहाँ इन्होंने करके भी दिखाया, देखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके कथन है, कथन एक है, मीटर पर सेकंड में दी गई चाल को किलोमीटर प्रति घंटा चाल में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करते हैं। कथन दो है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई चाल को मीटर प्रति सेकंड चाल में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन एक, कथन दो दोनों सही हैं। कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो। तो आपके दोनों कथन गलत हैं क्योंकि उससे भाग नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1000 होते हैं प्रति सेकंड, 5/18 कोई मतलब ही नहीं बनता। तो नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने पद हैं? 1, 2, 4, 8। ठीक है, दुगना करते जा रहे हैं तो 4096 तक आए। तो आप कितनी बार दुगना करेंगे, गिनिए कितने नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ आपके जो है 13 बार जब हम करेंगे तब 4096 आ जाएगा। दुगना 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, ऐसे करते जाएंगे तब 4096 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन्फाइनाइट बार √5 है, तो इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान क्या होगा? ए होगा 5। चलिए सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2, संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, न्यून कोण और अधिक कोण। बहुत आसान है दोस्तों, ये आपको बताना है 90 से कम वाला कौन सा होता है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल, और ये सब आपको बताना है। दो कण जिनका योग 180 डिग्री 90 डिग्री से अधिक, किंतु 180 डिग्री, दो कण जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो आपको ये मैचिंग करनी है। और दोस्तों ये बहुत आसान है। संपूरक कोण आपका, और ये कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण होता है 90 से अधिक किंतु 180 से कम। कोटिपूरक कोण आपका होता है, वो होता है दो कोण जिनका योग 90 होता है। ये राइट एंगल होता है दोस्तों। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश हिंदी में। और ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ऑब्ट्यूज आपका हो गया राइट एंगल हो गया। अब आपका है न्यून कोण आपका होता है जो 90 से कम होता है, ये होता है एक्यूट एंगल। और अधिक कोण आपका होता है, कौन सा होता है दोस्तों? दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। 90 से अधिक किंतु 180 से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, न्याय पद्धति के व्याख्याता द्वारा अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। कथन दो, पाश्चात्य तर्क में न्याय की अभिव्यक्ति के आकारिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। तो आपको बताना है। तो ये आपका सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, किसी तर्क के मूल्यांकन में दो चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। कथन दो है, निगमनात्मक तर्क जिसमें निष्कर्ष आधार वाक्यों के वास्तविक रूप से निकलता है वैध कहे जाते हैं, और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं वे सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो है सही उत्तर कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। एक सत्य, दो असत्य। कथन एक असत्य, कथन दो सत्य है। तो ये आपका सही, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। किसी पद श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में कब माना जाता है?
जब श्रृंखला में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से अधिक सदस्यों वाले वर्ग को निर्दिष्ट करता है। जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में बड़ा होता जाता है। जब श्रृंखला में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट करता है। जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में छोटा होता जाता है। तो जो सही उत्तर है आपका वो है ए, केवल ए और बी आपके सही हैं। अनुमान के मामले में न्याय के अनुसार न्याय की तर्क के निम्नांकित 5 चरणों के क्रमानुसार रखें। पहाड़ पर आग है, रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है, इसलिए पहाड़ पर आग है। धुएं के कारण जहां धुआं उठता है वहां आग होती है, जैसा कि रसोई घर में होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ए बी डी ई सी, ए डी ई सी बी, तो आपका जो है सबसे पहले ए है, ए डी ई बी सी जो है पहाड़ पर आग है प्रतिज्ञा, धुएं के कारण हेतु, जहां धुआं है वहां आग होती है, जैसे कि रसोई घर में उदाहरण, और रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी उपनय, और इसलिए पहाड़ पर आग है निष्कर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, कथन एक है, यदि दो चीज़ों के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत सहचार्य व्याप्ति का संबंध माना जाता है। कथन 2, यदि दो चीज़ों के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत सहचार्य का संबंध माना जाता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, फिर आपको बताना है 1 और 2 दोनों सत्य हैं, 1 सत्य 2 असत्य है 1, तो 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पे सत्य हैं। तो यहाँ आपके ये प्रश्न समाप्त हुए। अब आपके कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे 5, फिर गद्यांश आएगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।